हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्ट फर्स्ट की क्लास में आज हम स्वीकृति के विषय में पढ़ेंगे। जिसे हम प्रतिग्रहण भी कहते हैं। इसकी परिभाषा भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2 में दी हुई है, जो इस प्रकार है। 2 कहती है कि जब कि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित कही जाती है। प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाती है। जबकि वह व्यक्ति जिसे प्रस्तावना की जाती है, यानी कि जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया गया, प्रस्तावना का अर्थ यहाँ मतलब है प्रस्ताव, तो जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया जाता है उसके प्रति मतलब उस प्रस्ताव को वो अनुमति देता है, यानी कि उसको स्वीकार कर लेता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। यानी कि हम ये कहेंगे कि वो प्रस्ताव जो था उसको स्वीकार कर लिया गया है। इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जब भी वह व्यक्ति जिसे प्रस्तावना की जाती है, यानी जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया गया है, जब उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है या उसके प्रति अपनी अनुमति दे देता है, तब ये कहेंगे हम कि वो प्रस्ताव स्वीकृति में बदल चुका है, प्रतिग्रहित हो चुका है। और जब प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाती है तो वो एक वचन बन जाती है। तो यानी कि प्रस्ताव को स्वीकार कौन कर सकता है? प्रस्ताव को स्वीकार वही व्यक्ति कर सकता है जिसे प्रस्ताव किया जाता है। 2 में प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है और प्रस्तावना प्रतिग्रहित करने वाला, यानी कि प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाता है। किसी भी प्रस्ताव के द्वारा वैधानिक संबंध उत्पन्न करने के लिए उसका स्वीकार किया जाना अपरिहार्य है, मतलब आवश्यक है। यानी हमने पढ़ा कि भाई प्रस्ताव को जब स्वीकृति मिल जाती है तभी वो प्रस्ताव एक वैध संविदा का रूप धारण कर सकती है। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी वो 2 की है। इसके अलावा प्रोफेसर मैकडॉनल्ड ने भी कहा है कि स्वीकृति प्रस्ताव के प्रार्थना की शर्त रहित सहमति है। एंसन महोदय कहते हैं, प्रस्ताव में दी गई शर्तें के प्रति प्रस्ताव की इच्छा के अनुसार शब्दों अथवा व्यवहार से सहमति की अभिव्यक्ति करना ही स्वीकृति कही जाती है। मतलब एंसन महोदय ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है आप शब्दों द्वारा ही किसी प्रस्ताव को स्वीकार करें, आपके आचरण के द्वारा भी प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। और यही बात भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 8 में बताई गई है कि शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण। ये कहता है सेक्शन 8 कि यदि किसी प्रस्ताव में जो शर्तें दी गई है उनका अगर आप पालन कर लेते हैं या जो प्रतिफल दिया गया है उसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो भी एक प्रस्ताव की स्वीकृति ही माना जाएगा। अतः प्रस्ताव के लिए सहमति प्रदान करना कहलाता है। यानी कि प्रस्ताव के लिए सहमति, आपने किसी प्रतिफल को स्वीकार कर लिया या किसी शर्त का पालन कर लिया जो कि प्रस्ताव के साथ जुड़ी हुई थी, तो भी ये माना जाएगा कि आपने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। एंसन महोदय ने कोटेशन लिखी है कि प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व होता है जो बारूद की गाड़ी के लिए जलती हुई दिया सलाई का होता है। अर्थात स्वीकृति पूर्ण होने के पश्चात प्रतिग्रहीता पर संविदा के अंतर्गत विधिक दायित्व उत्पन्न हो जाता है। एंसन महोदय कहते हैं कि जब प्रस्ताव, हम किसी व्यक्ति को प्रस्ताव करते हैं, या जैसे ए ने बी को प्रस्ताव किया और बी ने उसको स्वीकार कर लिया, तो जैसे ही उसने उसकी स्वीकृति दी तो वैसे ही वो प्रभावी हो जाएगी और सामने वाले पर विधिक संबंध स्थापित करने का दायित्व डाल देगी। ये इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस तरह से एक बारूद से भरी हुई गाड़ी है और उसके ऊपर हम दिया सलाई का मतलब माचिस की तीली जलाकर उसके ऊपर डाल दें, तो क्या होगा? एकदम से विस्फोट हो जाएगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। फिर उसी प्रकार जब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो तुरंत विधिक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं, विधिक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। अब इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद स्वीकृति के अंदर जो आवश्यक तत्व निकल कर आते हैं इस डेफिनेशन के अनुसार वो इस प्रकार है। स्वीकृति किसके द्वारा की जाती है? मतलब इस डेफिनेशन पढ़ने के बाद पहला प्रश्न ये उठता है कि स्वीकृति कौन कर सकता है? तो इस डेफिनेशन में दिया हुआ है कि जबकि वह व्यक्ति जिसे प्रस्तावना की जाती है, यानी कि वह व्यक्ति जिसे प्रस्तावना की गई है वही उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया जाता है वही व्यक्ति स्वीकृति दे सकता है, कोई अन्य व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करता, कर ही नहीं सकता। अगर कोई अन्य व्यक्ति उसकी स्वीकृति देता है तो क्या होगा?
वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। इस संबंध में एक मामला है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का मामला, जो कि 1863 का एक इंग्लिश केस है। इसमें हुआ यूँ कि चाचा ने पत्र लिखा भतीजे को कि अगर मुझे आपसे किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला तो मैं यह मान लूँगा कि घोड़ा 5 पाउंड में मेरा हो गया है। मतलब चाचा ने पत्र लिखा भतीजे को कि भतीजा जो था वो घोड़ों का व्यापारी था, तो चाचा ने एक पत्र लिखा भतीजे को कि अगर तुमने मुझे कोई नेगेटिव उत्तर नहीं दिया ना तो मैं ये मान लूँगा कि 5 पाउंड में घोड़ा मेरा हो गया। यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि आप मुझे बेचना नहीं चाहते हो तो आप मुझे वापस पत्र लिखो कि नहीं नहीं मैं तो नहीं बेचूंगा, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं तो मान लूँगा कि आपने हाँ कर दी। ये कहने का मतलब है स्वीकृति प्रस्ताव को, है ना। अब क्या हुआ कि चाचा का जब पत्र भतीजे को मिला तो भतीजे ने कहा कि अपने नौकर से कहा कि चलो ये जो घोड़ा है ये आप साइड में रख लेना, ये मैं मेरे चाचा को दूंगा। यानी प्रस्ताव तो किया चाचा ने, लेकिन स्वीकृति किसको दी गई? नौकर को दी गई। तो नौकर से कहा गया कि इसको साइड में रख लो, घोड़े को बेचना मत, मैं ये अपने चाचा को दे दूंगा 5 पाउंड में। नौकर ने क्या किया कि उस घोड़े को बेच दिया, है ना। मना करने के बाद भी उस घोड़े को नाना जो चाचा वो था उसका नौकर था भतीजे का, उसने उसको बेच दिया। जब उस घोड़े को बेच दिया तो चाचा अपने भतीजे के ऊपर केस लेके आया कि भाई मैंने इसको कहा था कि अगर तुमने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया तो मैं समझ लूंगा घोड़ा मेरा हो गया। अब ये घोड़ा तो मेरा हो गया था क्योंकि इसने उत्तर नहीं दिया और इसने इस घोड़े को बेच दिया है। मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने कहा स्वीकृति प्रस्तावक को दी जानी चाहिए, जबकि भतीजे ने नौकर को यानी कि अनजान व्यक्ति को स्वीकृति दी थी। प्रस्ताव चाचा ने किया था भतीजे से, तो स्वीकृति भतीजे ने किसको दी थी? नौकर को दी थी। चाचा से तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी, है ना। तो जो हम प्रस्ताव जब करते हैं तो स्वीकृति भी उसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसने प्रस्ताव किया है। किसी अन्य व्यक्ति को हम स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, जबकि प्रस्ताव तो चाचा ने किया था, है ना। तो स्वीकृति भी चाचा को दी जानी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या बोला? स्वीकृति किसको दी? अपने नौकर को दी, है ना। तो ये प्रस्ताव इसलिए स्वीकृति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और मना करने का भार स्वीकृतिकर्ता पर नहीं डाला जा सकता। यानी कि चाचा खुद ही कह रहा है कि अगर तुमने मुझे मना नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा मेरा हो गया। ऐसा कोई लेटर नहीं लिखता है। मतलब मना करने का भार कभी भी स्वीकृतिकर्ता पर नहीं डाला जाता है। स्वीकृतिकर्ता पर तो स्वीकृति का भार डाला जाता है। चाचा को इस तरह से लेटर लिखना चाहिए था कि क्या 5 पाउंड में तुम ये घोड़ा मुझे बेचने तैयार हो? तो भतीजा लिखता है कि हाँ चाचा मैं तैयार हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा माना जाता। अब चाचा उल्टी बात लिख रहा है कि अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो तुमने ना नहीं बोला तो मैं समझाऊंगी कि तुम्हारी हाँ है। तो ये मना करने का भार कभी भी स्वीकृतिकर्ता पर नहीं डाला जाता है, न्यायालय ने ये कहा। ठीक है, तो ये एक तरह से हम देखें तो एक हमने प्रस्ताव में पढ़ा था कि प्रस्ताव किसे किया जाता है? तो किसी विशेष व्यक्ति या विशेष समूह को किया जाता है प्रस्ताव, और स्वीकृति भी वही कर सकता है। तो ये जो प्रस्ताव था ये विशिष्ट तौर पर चाचा ने भतीजे को किया था, और जिसका उत्तर केवल भतीजा ही दे सकता था, है ना। स्वीकृति भी उसकी भतीजा ही कर सकता था। लेकिन इसका एक अपवाद हमने कहाँ पढ़ा था? कार्निवल से कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी में पढ़ा था, जिसमें प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव जो होता है उससे कोई भी स्वीकार कर सकता है और उसको प्रतिग्रहित किया जा सकता है कोई किसी के भी द्वारा, है ना। अब दूसरा इसमें आवश्यक तत्व ये है स्वीकृति में कि स्वीकृति शब्दों या आचरण द्वारा प्रदर्शित की जानी चाहिए। केवल मानसिक स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं होती है ना। मतलब स्वीकृति को प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। मन में आपने कह दिया, सामने वाले ने आपको कोई प्रपोजल रखा कि क्या आप मुझे 5 किलो, आप मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कोई कपड़े की संविदा करेंगे, है ना। मुझे आपसे मान लीजिए 500 रुपये का कपड़ा खरीदना है, तो क्या आप मुझसे संविदा करेंगे? क्या मुझे कपड़ा देने को तैयार है? आप मन में ही बोल रहे हो कि हाँ हाँ ठीक है ले लेना। मन से पता नहीं चलेगा, है ना। आप मन में कुछ भी सोच सकते हो, तो आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। यानी कि आपको उसको स्पष्ट या तो शब्दों के द्वारा उसको हाँ करना पड़ेगा कि ठीक है मैं तैयार हूँ आपसे संविदा करने के लिए, आप मुझे 500 रुपये दीजिए, मैं आपको कपड़ा देने को तैयार हूँ। या फिर आप उसको 500 रुपये को स्वीकार कर लीजिए, कुछ मत कहिए, आप चुपचाप से आपके सामने से 500 रुपये का नोट आगे किया और आप उसको एक्सेप्ट कर लो, तो वो जो आपने आचरण किया है तो वो समझ जाएगा कि भाई आप उसे संविदा करने के लिए तैयार हो, आप उसको कपड़ा देने को तैयार हो। यानी कि या तो आप अपनी जो आपकी जो स्वीकृति है या तो आप उसे शब्दों के द्वारा या फिर अपने आचरण के द्वारा उसको शो करो, है ना। मन ही मन में की गई स्वीकृति वह स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। मतलब जो स्वीकृति है उसको किसी बाहरी कार्य द्वारा प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होता है। केवल मानसिक स्वीकृति की दशा में कोई भी करार उत्पन्न नहीं होता है ना। अब सेक्शन 8 भी यही बात बोलता है कि उसमें भी हमने क्या पढ़ा सेक्शन 8 में कि भाई शर्तों का पालन कर लेता है ना।
भाई स्वीकृति करता है या तो उन शर्तों को, प्रस्ताव में दी गई शर्तों का पालन कर लेवे, या प्रस्ताव के साथ जो प्रतिफल लगा हुआ है उसको स्वीकार कर लेता है, तो वो एक तरह से माना जाएगा कि स्वीकृति हो गई है। लेकिन वो एक तरह से अभिव्यक्त नहीं है, विवक्षित स्वीकृति यानी कि इम्प्लाइड स्वीकृति है, यानी कि आचरण के द्वारा स्वीकृति मानी जाएगी अगर शर्तों का पालन कर लिया जाता है या प्रतिफल को स्वीकार कर लिया जाता है जो कि प्रस्ताव के साथ लगी हुई है, तो है ना। उसके बाद तीसरा जो एलिमेंट है इसमें वो है प्रतिग्रहण पूर्ण होना चाहिए और शर्त रहित होना चाहिए। यानी कि आप जब भी प्रतिग्रहण किसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, प्रतिग्रहण का मतलब है प्रस्ताव को स्वीकार करना, जब भी किसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ कोई शर्त लगा दो, वो बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। जैसा आपके सामने प्रस्ताव क्या है उसको आपको एज इट इज उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपने उसके साथ कोई भी शर्त लगा दी तो उस स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। इसमें बहुत सारे मामले हैं, जैसे ज़्यादा फेमस मामला इसमें हाइड वर्सेस डैच का है। इसके अंदर एक खेत की बिक्री का प्रश्न था, तो एक खेत जो कि 1000 पाउंड में बेचने की प्रस्तावना की गई थी, है ना, कि भाई ये खेत 1000 रुपये में खरीदना बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन एक खरीदार आया, है ना, प्रस्ताव ग्रहीता आया और उसने ये कहा कि 1000 रुपये तो बहुत, 1000 पाउंड तो बहुत ज़्यादा है, मैं 950 पाउंड देने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन वो प्रस्तावक जो था वो नहीं माना, उसने कहा नहीं नहीं 950 रुपये में तो नहीं बैठेगा सौदा, 1000 पाउंड में ही मैं तो अपना खेत बेचूंगा। वापस चला गया, कुछ समय पश्चात वो वापस आया और बोलने लगा कि ठीक है 1000 पाउंड में मैं खरीदने को तैयार हूँ। बाद में जो प्रस्ताव जिसने किया था उसी ने मुकर गया कि नहीं मैं तो अब 1000 पाउंड में भी नहीं बेचने को तैयार हूँ। अब वो कोर्ट गया और कोर्ट जाके उसने न्यायालय से ये अपील की कि ये जो इससे पहले 1000 रुपये में बेचने को तैयार था, लेकिन मैंने 950 पाउंड बोले थे, अब मैं 1000 पाउंड में भी खरीदने को तैयार हूँ तो ये मुझे बेच नहीं रहा है। तो न्यायालय ने कहा कि कोई संविदा उत्पन्न हुई नहीं थी उस समय, क्योंकि प्रस्ताव को जब स्वीकार किया जाता है तो वो शर्त रहित होना चाहिए, उसमें आप कोई भी शर्त नहीं लगा सकते हैं। अगर उस समय आप 1000 रुपये में इसको स्वीकार कर लेते तो सही रहता, मतलब अब आप केस लेके नहीं आ सकते क्योंकि कोई भी संविदा उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त रहित होनी चाहिए, जैसे जो कि नहीं हुई थी, ठीक है। मतलब बाद में अगर जब वो गया और 1000 रुपये देने को तैयार हुआ तो खेत का मालिक मना कर सकता है, उसे अधिकार है। चौथा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है स्वीकृति के लिए वो है प्रस्तावना का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिए। मतलब कोई प्रस्ताव का एक निश्चित टाइम पीरियड होता है उसका आप ऐसा नहीं है कि आज आपको खेत बेचने की, जैसे मान लो जो अपने भी केस पड़ा था हाइड वर्सेस रेंच का, उसके अंदर वो 1000 पाउंड में खेत बेचने को तैयार था, लेकिन जो प्रस्ताव ग्रहीता था उसने 950 पाउंड बोले। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो आज के 10 साल बाद जाए कि तो 10 साल पहले तुम तो 1000 पाउंड में बेचने को तैयार थे, अब तुम बेच नहीं रहे हो, 1000 पाउंड में खरीदूंगा मैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि धरती की तो कीमत बढ़ती रहती है। जो खेत आज 1000 पाउंड का वो बोल रहा है, हो सकता है कि जब 10 साल बाद वो 10,000 पाउंड का हो, है ना। तो एक इसलिए हर जो भी प्रस्ताव होता है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है तो उसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, तो प्रस्तावना का प्रतिग्रहण भी उस टाइम पीरियड समाप्त होने से पहले ही किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई स्वीकृति देते भी हो तो वो मान्य स्वीकृति नहीं होती है ना। यदि प्रस्तावना का प्रतिग्रहण उसके समाप्त होने अथवा उसके प्रतिसंहरण के बाद किया जाता है तो संविदा का निर्माण नहीं होगा। प्रतिसंहरण का मतलब है कि जब प्रस्ताव ही समाप्त हो गया है, प्रस्ताव समाप्त हो जाने के बाद जब आप उसका स्वीकृति करते हो तो स्वीकृति मान्य नहीं होती है, ठीक है। पांचवा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें प्रतिग्रहण बताए गए ढंग से होना चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या जब प्रस्ताव किया जाता है उसके अंदर कोई एक निश्चित तरीका बताया गया है कि इस तरीके से स्वीकृति की जाएगी तो उसी तरीके से स्वीकृति होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई तरीका नहीं बताया गया है तो कोई भी युक्त तरीका जो भी हो उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का या स्वीकृति देने का उस तरीके से स्वीकृति होनी चाहिए, है ना। और अगर उसमें कोई ढंग बता दिया तो उस ढंग से ही होनी चाहिए। अगर कोई ढंग विहित नहीं किया गया है तो युक्त ढंग से होनी चाहिए, जैसे डाक खाने के द्वारा संसूचना भेजना, इस तरह से, है ना। अब स्वीकृति प्रस्ताव की जानकारी होने पर ही दी जानी चाहिए। भाई प्रस्ताव को स्वीकार कब किया जाएगा? जब प्रस्ताव की जानकारी हो। जब आपको प्रस्ताव की जानकारी नहीं तो आपको स्वीकृति कैसे दे सकते हो? यानी कि प्रस्ताव को कौन स्वीकार कर सकता है? जिसे प्रस्ताव का ज्ञान हो। हमने पढ़ा था लालमल शुक्ला से गौरी दत्त का मामला, है ना।
उसके अंदर यही हुआ था। स्वीकृति को संसूचित किया जाना चाहिए। संसूचित मतलब स्वीकृति मन में हो गई है तो सामने वाले को पता ही नहीं, प्रस्तावक को पता ही नहीं चलेगा कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि जिसने भी उसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकृति को, जिसने भी प्रस्ताव को स्वीकार किया है, उस स्वीकृतिकर्ता को ये उसका कर्तव्य है कि वो उसकी सूचना प्रस्तावक को दे कि हाँ भाई मुझे तेरा प्रस्ताव मंजूर है, या तो आचरण के द्वारा दे या फिर अभिव्यक्त रूप से, रिटर्न रूप से, इस तरह से दे। तो ये स्वीकृतिकर्ता का कर्तव्य होता है कि जब भी वो प्रस्ताव को स्वीकार करे तो उसको संसूचित भी करे। जब तक स्वीकृति को संसूचित नहीं किया जाएगा, संसूचित का मतलब है कि उसको सामने वाले प्रस्तावक के ज्ञान में डालना कि हाँ भाई हमने आपका जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया है ना। जब तक ज्ञान में नहीं डाला जाता है तब तक वो पूर्ण स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। इस संबंध में एक केस है पावेल वर्सेस ली का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ कि एक चयन समिति का निर्णय हुआ जिसमें वादी का चयन कर लिया गया था, लेकिन वादी को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी थी काउंसलिंग ने कि भाई आपको हमने चयन कर लिया है, ठीक है। बाद के अंदर उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, उसका जो चयन किया गया था उसको कैंसिल कर दिया। तो वाद लेके आया कि भाई इन्होंने मेरा चयन किया था उसको कैंसिल कर दिया। न्यायालय ने कहा कि आपको किसी भी तरह का इन्होंने आपको चयन किया या नहीं किया इस तरह की कोई सूचना आपको दी नहीं गई थी, यानी कोई भी कांटेक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। आपको किसी थर्ड पार्टी से पता चला कि आपका चयन हुआ और फिर आपको कैंसिल कर दिया, तो ये कोई कांटेक्ट का जन्म नहीं देता है, तो आप कोई केस लेके नहीं आ सकते हो। तो इस तरह से हमने आज स्वीकृति की परिभाषित करते हुए इसको पढ़ा है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा जो उसमें 2 ख की है। जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि स्वीकृति क्या होती है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी जो 2 ख में दी हुई है, और जो हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं वो इस स्वीकृति से डेफिनेशन में से ही निकल के आ रहे हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वीकृति या प्रतिग्रहण को समझाइए और इसकी डेफिनेशन को परिभाषित कीजिए, या स्वीकृति को परिभाषित करते हुए उसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम स्वीकृति के विषय में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम स्वीकृति को आगे पढ़ेंगे कि इसका प्रतिग्रहण, यानी कि स्वीकृति को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रस्ताव कर लिया, स्वीकृति भी उसकी कर ली, तो उसको समाप्त कब किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, या कब स्वीकृति को स्वीकृति नहीं माना जाएगा, इस टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे।